नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटलाइज क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डिजी क्लेम का किया शुभारंभ। कहा, किसानों को पारदर्शिता के साथ मिले क्लेम। तोमर ने 6 राज्यों के बीमित किसानों को बटन दबाकर भुगतान के लिए 1260 करोड़ रुपए। एपिटा ने लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फूड एंड ड्रिंक प्रदर्शनी में लिया हिस्सा। एपिटा ब्रिटेन के लिए निर्धारित अपने पिछले निर्यात लक्ष्य को पार करने के लिए तैयार। प्रदर्शनी में आगंतुकों ने लगभग 50 बाजरा आधारित उत्पादों में दिखाई रुचि। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, जल क्षेत्र में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा भारत। भारत में भूजल स्तर को किया जाएगा बेहतर। दुनिया के सबसे बड़े बांध पुनर्वास कार्यक्रम को किया जाएगा लागू। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने गाय आधारित अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर। कहा, खेती में रासायनिक खादों के बढ़ते उपयोग पर नियंत्रण करने की जरूरत। ऊँटनी के दूध से बने उत्पादों को दिया जा रहा है बढ़ावा। और मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद होने वाली फसलों का मुआवजा समय और पारदर्शी तरीके से देने के लिए कृषि मंत्रालय ने डिजी क्लेम पोर्टल की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज 6 राज्यों के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1260 करोड़ रुपए इस पोर्टल के माध्यम से जारी किए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार लगातार प्रभावी बना रही है ताकि बेमौसम बरसात, आंधी तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार लगातार प्रभावी बना रही है ताकि बेमौसम बरसात, आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। कृषि मंत्रालय ने डिजी क्लेम पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से बीमा कंपनियों से सीधे पैसे किसानों के खातों में ट्रांसफर होंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के किसानों को 1260 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर किसानों को सीधे खाते में भेजे हैं। चुनौतियां तो कृषि क्षेत्र के समक्ष हमेशा रहेंगी, लेकिन उन चुनौतियों का समाधान पूरी शिद्दत के साथ सरकारें कर सके, इसमें टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से बहुत ही सहायक है। और इसलिए आप सब ने देखा कि सेक्रेटरी साहब के इनिशिएटिव के कारण अब मौसम की जानकारी भी आम किसान तक जल्दी पहुंच सके, इसके लिए पंचायत तक जाने की जो कोशिश है, मैं समझता हूं इसका बड़ा लाभ किसानी के क्षेत्र में होएगा। पीएम फसल योजना के स्वैच्छिक होने के बाद भी किसानों की रुचि पिछले वर्षों में लगातार इस योजना की तरफ बढ़ी है। किसान इस योजना में बहुत ही कम प्रीमियम देकर अपनी फसलों के नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। सरकारी बैंकों के अलावा निजी बैंक और कई बीमा कंपनियां इस योजना से जुड़ी हैं और किसानों को बीमा करवाने के प्रति जागरूक कर रही हैं। देश भर में पिछले 6 वर्षों में पीएम फसल बीमा योजना के तहत अभी तक किसानों को 1,32,000 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों को इस योजना से जुड़ने के लिए जागरूक कर रही है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय फूड एंड ड्रिंक प्रदर्शनी एपिटा ने लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फूड एंड ड्रिंक प्रदर्शनी में भाग लिया। 3 दिवसीय प्रदर्शनी का लक्ष्य लंदन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना था। एपिटा ने भारतीय निर्यातकों की सहभागिता को बनाया है सुगम। IFE समारोह में सभी वर्गों में खाद्य उत्पादों की विविध रेंज को प्रदर्शित किया। बड़ी संख्या में आगंतुकों ने एपिटा पवेलियन में प्रदर्शित लगभग 50 मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादों में दिलचस्पी दिखाई। एपिटा ने GI टैग वाले अल्फांसो, आम, रसीले अंगूरों के बागों में बनी वाइन को प्रदर्शित किया।
बड़ी संख्या में आगंतुकों ने एपिडा पवेलियन में प्रदर्शित लगभग 50 मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादों में दिलचस्पी भी दिखाई। एपिडा ने जीआई टैग वाले अल्फांसो आम, रसीले अंगूरों को प्रदर्शित किया। एपिडा ने मोटे अनाज आधारित मूल्यवर्धित उत्पादों के सबसे उत्कृष्ट गुणवत्ता को प्रदर्शित और वितरित भी किया। एपिडा सक्रिय रूप से विदेशी गंतव्यों में प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पोषक अनाज श्री अंश को दिया जा रहा है बढ़ावा। एपिडा के अध्यक्ष ने कहा, आधार कार्य जारी है जहां हम भारत ब्रिटेन FTA वार्ता की उम्मीद कर रहे हैं। एपिडा के अध्यक्ष ने कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है एपिडा। अंतर्राष्ट्रीय फूड एंड ड्रिंक प्रदर्शनी ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित खाद्य सामग्री प्रचार कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम में विश्व भर के 25,000 से अधिक सहभागी नए उत्पादों को सामने लाने के लिए एकजुट हुए। IFE ब्रिटेन में ब्रांड जागरूकता पैदा करने के लिए सबसे अच्छी तरह से स्थापित मंचों में से एक है। ताजे फल और सब्जी और भारतीय चावल सहित पारंपरिक भारतीय खाद्य उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार भी है। एपिडा ब्रिटेन सहित विश्व के लगभग 250 देशों में गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पादों का निर्यात कर रहा है। एपिडा उत्पादों के $25 बिलियन का विशाल निर्यात लक्ष्य अर्जित किया है। एपिडा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए $30 बिलियन के निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। और अगली खबर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन को संबोधित किया। शेखावत ने कहा कि भारत ने जल क्षेत्र में $240 अरब में अधिक यानी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला लिया है। शेखावत ने जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए स्वच्छ जल व स्वच्छता के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत में किए जा रहे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों और प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत ने निजी इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और जल उपयोगकर्ता संघों के साथ साझेदारी में सरकारी संसाधनों के माध्यम से जल क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश का फैसला किया है। इससे भारत में भूजल स्तर को बेहतर करने की कोशिश होगी और दुनिया के सबसे बड़े बांध पुनर्वास कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। भारत स्वच्छता और पेयजल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 2 प्रमुख मिशनों को लागू कर रहा है। भारत के जल शक्ति मंत्री ने कहा कि देश के अनूठे भूगोल के कारण भारत दुनिया में भूजल के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से एक है। भारत में भूजल स्तर को बहाल करने और ग्रामीण जल सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से मांग और आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप को जोड़कर जागरूक समुदाय बनाने के प्रयास हो रहे हैं। जमीनी स्तर पर पानी के उपयोग और संरक्षण पर व्यवहारिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ गंगा या नमामि गंगे के लिए भारत के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मिशन को हाल ही में मॉन्ट्रियल में आयोजित जैव विविधता सम्मेलन द्वारा प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 में से एक कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई है। इस मिशन ने नदी के पुनर्जीवन, प्रदूषण में कमी, पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और नदी बेसिन प्रबंधन के समग्र दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव किया है। और केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने देश में गाय आधारित अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। रुपाला ने कहा कि खेती में रासायनिक खादों के बढ़ते उपयोग पर नियंत्रण करने की जरूरत है। रुपाला ने किसानों को कृषि की नई तकनीकों से अवगत कराने की जरूरत पर भी जोर दिया। वे आज राजस्थान के बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेले में जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ऊँटनी के दूध से बने उत्पादों को बढ़ावा देकर आने वाली पीढ़ी को कुपोषण का शिकार होने से बचाया जा सकता है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बाड़मेर जिले के गुड्डामलानी में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर का बाजरा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। इससे पूर्व दोनों मंत्रियों ने मेला मैदान परिसर में लगी कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों और श्रेष्ठ पशुपालकों को भी सम्मानित किया गया। और वैश्विक कोरोना महामारी के चलते देश में लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। इसी बीच हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के 3 सगे भाइयों ने दुग्ध उत्पादन का कारोबार शुरू कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए हैं। इस कारोबार से ये युवा न केवल अच्छी कमाई कर रहे हैं बल्कि अन्य युवाओं को भी अपना काम शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के मनोह प्लासी गांव के 3 युवा सगे भाइयों ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। नामी कंपनियों में लाखों के पैकेज को छोड़कर इन दिनों तीनों भाइयों ने दुग्ध उत्पादन के व्यवसाय को अपनाया है। इस व्यवसाय के तहत इन्होंने गाय, मुर्गी और बकरी पालन का काम शुरू किया है और दुग्ध उत्पादन का कारोबार कर रहे हैं। इन तीनों भाइयों में सबसे बड़े भाई गुलशन संधू ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी में कई साल नौकरी की। इसके अलावा उनके 2 छोटे भाइयों ने भी करीब 5 साल तक विभिन्न शहरों में कई कंपनियों में काम किया। कोरोना काल में नौकरी गंवाने के बाद अब इन तीनों भाइयों ने दुग्ध उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाया है। हम 3 भाई हैं। हम लोग अपनी सारी जो बड़ी बड़ी जॉब्स थी वो सारी छोड़ के अब गांव में आ रहे हैं और एक बहुत अच्छा सेटअप हमने तैयार किया है और एक अच्छा रोल मॉडल बनने की राह पे हम चल रहे हैं जी। बट अभी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी जी का। सबसे बड़े तो इसके चालक मोदी जी हैं, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के थ्रू हमें किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराए, जिससे हमें एक उम्मीद जागी है। एक यूथ अब 3 लाख तक का लोन आराम से किसी विदाउट कोई सिक्योरिटी के आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और जरूर है, बिल्कुल है कि एक आशा की किरण है कि हम पशुपालकों की तरफ भी और फार्मर्स की तरफ भी सरकार ध्यान दे रही है। अच्छे ये तीनों भाई वर्तमान में रोजाना 300 लीटर तक दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं। इनके द्वारा उत्पादित किए गए दूध की 10 किलोमीटर के क्षेत्र में आपूर्ति हो रही है। इस डेयरी फार्म को ओपन करने का हमारा बेसिक कंसेप्ट ये था कि जो हमारे पूर्वज हैं, बेसिकली वी बिलोंग टू फार्मर फैमिली। तो मेरे दादाजी ने काफ़ी मेहनत की थी इस ज़मीन को बचाने में और इसको खेतीबाड़ी करने की। उस टाइम पे बहुत मेहनत करते थे। उसके बाद हमारी जनरेशन जो है वो बाहर, यूथ जितना भी है वो घर से बाहर निकल रहा है और वहाँ पे हम शिकार हो रहे हैं लोन्स का। बिकॉज घर खरीद रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं वहाँ हमारी वैल्यू है ज़मीन की, आपके हिमाचलियों की नहीं है। तो इस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए हमने डेयरी फार्म, ताकि हमारी जो लैंड है, विलेज की लैंड है, वो डेवलप हो, मैक्सिमम यूथ इसको काम को देख के एक्सेस में हम दूध पैदा करें और अपनी सोसाइटी में प्योर दूध प्रोवाइड कराएं, चाहे वो काऊ मिल्क हो, चाहे वो बफेलो मिल्क हो। हम हर कंसेप्ट पे जा रहे हैं। लाइकवाइज हमने मुर्गी पालन भी शुरू किया है, गोट फार्मिंग भी शुरू करने जा रहे हैं और काफ़ी युवाओं को हम प्रेरित भी कर रहे हैं। गुलशन संधू और उनके भाई दुग्ध उत्पादन का काम शुरू कर आज आत्मनिर्भर हो गए हैं और क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी वे अपना काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कारोबार में सरकार से भी उन्हें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। डीडी न्यूज के लिए हमीरपुर से सुशील शर्मा की रिपोर्ट। और पिछले 3.5 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 8.26 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक वर्तमान स्थिति के अनुसार देश में 19.43 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 11.49 करोड़ यानी 59% परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना ग्रामीण लोगों के जीवन की प्यास बुझा रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक स्वच्छ जल उपलब्ध करने की मुहिम के साथ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के शहरी और ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रों में भी ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। जल ही जीवन है। जी हाँ, पानी के बिना जिंदगी की कल्पना करना संभव नहीं है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तक स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की मुहिम के तहत जल जीवन मिशन की शुरुआत की। इसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के शहरी और ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रों में भी ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता था। कई इलाकों में पानी के लिए उन्हें प्रतिदिन कई मीलों दूर तक पैदल चलना पड़ता है, लेकिन ऐसे में जल जीवन मिशन ने लोगों को राहत पहुंचाई है। बुरहानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों को पाइपलाइन के माध्यम से हर घर जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पानी को संरक्षित रखने और वाटर हार्वेस्टिंग जैसी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। पहले जब परिस्थिति थी, हम लोगों को बहुत परेशानी होती थी। पानी बाहर से लाना पड़ता था, बच्चे समय पे स्कूल नहीं जा पाते थे,
लेकिन जब से नल जल आया है तब से हम लोगों को समय पे पानी मिल जाता है। हमारे यहाँ पर 400 कनेक्शन है, सभी पूरी जनता खुश है, पूरे गांव की। पहले हमको पानी की बहुत दिक्कत थी, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और ज़्यादा इतनी सुविधा नहीं थी पानी की। पर अभी सरकार द्वारा टंकी बनाने से हमको टाइम पर पानी मिल जाता है, मतलब जब भी ज़रूरत होती है तब नल खोलते ही पानी आ ही जाता है। पहले दूर से लाते थे पानी, हेडपम्प से लाते थे न, अभी ये तो घर घर आने लग गया पानी। सरकार द्वारा टंकी बन गई है, उससे आ रहे हैं पानी। सुविधा पानी की अच्छी हो गई है हमारे गांव में। पहले हमारे वहाँ पानी की बहुत समस्या थी, वो दूर दूर से कोई बुदली से, कई बाल्टी से दूर दूर से लाया करते थे, कई कुएं से, नल से, हेडपम्प से लाया करते थे। अब समय भी बचता है और हमारी महिलाओं को टाइम भी मिलता है, पानी कम समय में जल्दी हो जाता है। और जो सरकार ने योजना चलाई है हमारे देश में, बहुत अच्छी चलाई है। अभी हमारे गांव में जो शासन द्वारा जो टंकी का निर्माण किया गया है, वो जो प्रधानमंत्री जल नल योजना अंतर्गत उसका निर्माण किया गया है और अभी 372 परिवार को इसका लाभ मिल पा रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा में भी जल जीवन मिशन लोगों की प्यास बुझा रहा है। लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए अब यहाँ पाइपलाइन बिछाने का काम जोरों पर है। वहीं जहाँ पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है, वहाँ घरों को पीने के पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। हर घर नल से स्वच्छ जल, बहुत ही अच्छी स्कीम है और हमें बहुत खुशी है कि जो हर घर में नल लगा रहे हैं, लोगों को स्वच्छ जल दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने हमारे ने जिस स्कीम चलाई है हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हम पहले दूर से पानी लाते थे, तो 4 किलोमीटर घड़े उठा के जाते थे, तो फिर हमें साफ पानी मिलता था। अब हम घर में 3-4 बार दिन में पानी आता है हमारे। 15 अगस्त 2019 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की घोषणा की थी, जिसके तहत हर ग्रामीण घर को नल द्वारा पीने का साफ जल प्रदान किया जाना था। पिछले 3.5 साल में जल जीवन मिशन के तहत 8 करोड़ 26 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बृहस्पतिवार को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। ये 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आधिकारिक गठन की याद में मनाया जाता है। इस बार के विश्व मौसम दिवस 2023 की थीम जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य है। थीम में जटिलताओं से निपटने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ जलवायु और मौसम संबंधित अभ्यासों को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विश्व मौसम दिवस पर मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने डीडी न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। आज विश्व मौसम दिवस है। हमारे साथ मौसम विज्ञान के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज विश्व मौसम दिवस है, उसके बारे में क्या कहना चाहें? हर साल मार्च 23 तारीख को विश्व मौसम दिवस सेलिब्रेशन होता है। 1873 में कुछ देश मिलकर इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन गठन किए थे, जो कि 1950 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से परिचित हुआ। WMO यूनाइटेड नेशंस का एक अंग है। हर साल इसको मनाने का एक लक्ष्य यही होता है कि कैसे हम ह्यूमन सोसाइटी को जागरूक करें और वेदर, वाटर और क्लाइमेट का इंफॉर्मेशन को अच्छे ढंग से यूटिलाइज करते हुए हमारे जो जानमाल का नुकसान हो रहा है, इसको कैसे कम किया जाए और ये विवरण को यूटिलाइज करके कैसे हमारा सामाजिक और अर्थनैतिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए, वो गांव के माध्यम पे हमको पहुंचना पड़ेगा। इसलिए हम अभी पंचायत राज सिस्टम जो है इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो हमारे गांव का वार्ड मेंबर है, सरपंच है और जो पंचायत सेक्रेटरी है, उन सभी को हमको इकट्ठा करके वो इंटीग्रेट करके जो सूचना है उनको पास पहुंचना पड़ेगा। उनको भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी करना पड़ेगा। वहाँ हम ऐसे जो कृषि क्षेत्र में ऐसे करते हैं, फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, मगर सभी सीवियर वेदर के लिए अभी हम पंचायत राज मिनिस्ट्री के साथ बात कर रहे हैं मिलकर कैसे पंचायत राज सिस्टम के जरिए हर गांव में हमारा जो पूर्वानुमान है पहुंचा सकेंगे, इसके लिए कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मौसम विभाग के महानिदेशक का साफ तौर पे कहना है कि जो हमारे पास सिस्टम है, जो भारत के पास सिस्टम है, इसको और बेहतर हम लोग करेंगे। कैमरामैन राजेश रेखी के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव।
इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो गुरुवार को चरामा और लखीमपुर मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि दहेगांव मंडी में भाव में नरमी दर्ज हुई। वहीं इस दौरान लालगंज मंडी में धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 22 मार्च को धान का भाव रहा 1500 रुपए। 23 मार्च को इसमें 450 रुपए की तेजी आई और भाव 1950 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जबकि गुजरात की दहेगांव मंडी में धान के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 22 मार्च को धान का भाव था 1887 रुपए। 23 मार्च को ये 12 रुपए की गिरावट के बाद 1875 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में इस दौरान धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 मार्च को धान का भाव 2200 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 22 मार्च को धान का भाव था 1930 रुपए। 23 मार्च को इसमें 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1940 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। देश से होने वाले चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान करीब 1,63,69,966 टन चावल का निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले अधिक है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 31,97,354 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 27,41,283 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। 9 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2022-23 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,31,72,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,25,97,290 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। कोंकण में इस समय बारिश की संभावना को देखते हुए किसान नई बागों और सब्जियों के खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ मौसम साफ रहने पर तैयार काबुली चने की कटाई और सब्जियों की तुड़ाई करें। कोंकण में ही मौसम को ध्यान में रखते हुए तैयार आम, तरबूज, खरबूजा और चीकू की तुड़ाई करें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। कोंकण के किसान इस समय सफेद प्याज की खुदाई कर सकते हैं, लेकिन खुदाई के बाद फसल को सुरक्षित जगह पर रखें। यही इस समय धान के खेतों में 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहाँ के सिंधु दुर्ग जिले में 45 से 50 दिन पुराने मूंगफली के खेत में खाली ड्रम रोल करें। इसके साथ ही यहाँ आम, काजू, नारियल और केले के बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान मौसम साफ रहने पर गेहूं और काबुली चने की कटाई करें और फसल को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। यही समय आसमान में बादल छाए रहने से प्याज में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। यही साफ मौसम के दौरान प्याज की खुदाई और रबी ज्वार की कटाई जारी रखें। काटी गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। वहीं मराठवाड़ा के किसान मौसम साफ रहने पर तैयार कुसुम, काबुली चना, गेहूं और रबी ज्वार की कटाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ तैयार फलों और सब्जियों की तुड़ाई भी जारी रखें। विदर्भ के किसान इस समय मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, अगेती मूंग बागों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। ये अब देखते हैं कुछ और खबरें। खास खबर में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ओबीसी समाज के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोलना, छोटे समाज के लोगों का अपमान करना और उसके बाद भी अहंकार में रहना ये राहुल गांधी की फितरत है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ अदालत का जो फैसला आया वो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आया, लेकिन कांग्रेस उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2024 समाप्त होने से पहले झारखंड में 2 लाख करोड़ रुपए का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे। ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों का संदेह बना हुआ है और सभी मिलकर एक बार फिर चुनाव आयोग जाएंगे। इस मसले पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर बैठक हुई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया।
बीजेपी ने विपक्षी दलों की ओर से ईवीएम पर सवाल खड़े करने पर लेकर करारा हमला बोला है। पार्टी के मीडिया प्रमुख ने कहा कि विपक्ष अभी से आगामी चुनाव में होने वाली अपनी हार का बहाना ढूंढने में लग गया है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिजिटल मंच सागर मंथन पेश किया। इस मंच पर बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और अन्य सहायक कंपनियों के बारे में सभी एकीकृत आंकड़े मिलेंगे। महाराष्ट्र में इस वर्ष 1 जनवरी से इन्फ्लुएंजा के 689 मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनमें H1N1 वायरस के 425 मामले और H3N2 वायरस के 264 मामले शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सभी अस्पतालों H1N1, H3N2 से निपटने के बारे में पर्याप्त दिशा निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब नीट के जो रिजल्ट आएंगे उनके आधार पर 2 मेरिट लिस्ट बनेगी। नीट मेरिट लिस्ट के आधार पर 95% प्रवेश होंगे और बाकी 5% सरकारी स्कूल के बच्चे जो सबसे आगे होंगे उन्हें मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया जाएगा। रमज़ान के पवित्र महीने का आगाज हो गया है। इस्लाम में रमज़ान की बहुत अहमियत है। इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, तरावी की नमाज अदा करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और जानमाल का सदका देते हैं। और इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।